ला 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 ला। आज मैं आपको मशहूर अमेरिकी लघु कथा लेखक विलियम सिडनी पॉटर, जी हाँ, यानी ओ हेनरी की एक कहानी का हिंदी रूपांतर सुनाऊंगी। इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। मूल कहानी का शीर्षक है अ रिट्रीव्ड रेफॉर्मेशन। तो आओ सुनो कहानी अप्रत्याशित वापसी। एक पुलिस वाला जेल की जूते की दुकान में घुसा जहां जिमी वैलेंटाइन जूते सिल रहा था। पुलिस वाले ने उससे कहा कि वार्डन ने उसे ऑफिस में बुलाया है। जिमी जब ऑफिस में पहुंचा तो वार्डन ने उसे एक चिट्ठी देते हुए कहा कि गवर्नर ने तुम्हारी बाकी सज़ा माफ़ कर दी है, इसलिए कल से तुम आज़ाद हो। जिमी ने यह खबर सुन के कोई ख़ास उत्साह नहीं दिखाया। 4 साल की सज़ा के 10 महीने तो वो काट ही चुका था। उसने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही जेल में रहना पड़ेगा। खैर, वार्डन ने कहा, देखो जिमी, अब सीधे रास्ते पर चलना। तुम दिल के बुरे नहीं हो। अब तिजोरियां खोलना तोड़ना बंद कर दो। एक अच्छे इंसान की तरह जीवन बिताओ। मैं और तिजोरी? जिमी ने कहा, मैंने तो आज तक एक भी तिजोरी नहीं तोड़ी। वार्डन हंसा। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे निर्दोष लोग ही तो जेल में फंसते हैं। अगले दिन सुबह 7:15 बजे एक सस्ता रेडीमेड सूट पहने और जेल के दिए हुए जूते पहने जिमी वैलेंटाइन वार्डन के ऑफिस में खड़ा था। वहाँ के क्लर्क ने उसे एक रेल का टिकट और $5 दिए, कानून की तरफ से सीधी राह पर चलने का तोहफा। वार्डन ने उससे हाथ मिलाया और उसे एक सिगार पेश किया और जिमी ने जेल के बाहर आज़ादी की गुनगुनी धूप में कदम रखा। चिड़ियों के चहचहाने, हरे भरे पेड़ों के झूमने और गुनगुनी धूप को नज़रअंदाज करता हुआ जिमी सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और वहां पर रोस्ट चिकन और एक बोतल वाइन और बाद में एक अच्छे सिगार के साथ उसने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। उसके बाद वो वहाँ से सीधे रेल स्टेशन गया और वहाँ एक अंधे भिखारी को चवन्नी देते हुए अपनी ट्रेन में चढ़ गया। ठीक 3 घंटे बाद वो एक छोटे से शहर में उतरा और माइक डोलन के कैफ़े में गया। माइक ने उससे हाथ मिलाया और कहा, हाँ, माफ़ करना, ज़रा वक्त ज़्यादा लग गया आपकी तुम्हें आज़ाद करने में। वो क्या है कि जिमी ने कहा, मेरी चाबी। माइक ने उसे उसकी चाबी दी और वो चाबी लेके वहीं ऊपर की मंजिल पे चढ़ के गया और पीछे के हिस्से में जाकर एक दरवाज़ा खोला। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। ज़मीन पर पड़ा मशहूर जासूस इंस्पेक्टर बेन प्राइस के बटन तक, जो उस दिन हाथापाई में वहां गिरा था। जिमी ने दीवार पर लगा एक फोल्डिंग बेड खोला और उसके पीछे के हिस्से को एक तरफ धकेला। वहां से उसने एक सूटकेस निकाला और उसको मेज पर खोला। बहुत बढ़िया तरह तरह के स्टील के औजार उसमें चमचमा रहे थे। एक चोर के सभी उपकरण उसमें मौजूद थे। 2-3 तो ऐसे थे जिन्हें जिमी ने खुद इजाद किया था। जिमी उन्हें प्यार से निहारने लगा। किसी और के पास इतना बढ़िया संग्रह नहीं था चोरी के उपकरणों का। आधे घंटे बाद जब जिमी फिर से कैफे से गुजरा तो उसने एक बढ़िया सूट पहन रखा था और उसके हाथ में वही सूटकेस था। जब माइक ने उससे पूछा कि क्यों, कोई काम मिला है, तो उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क की एक बिस्किट कंपनी का मुलाजिम हूँ। माइक को उसका ये जवाब इतना पसंद आया कि उसने फ़ौरन उसे एक दूध और सोडा वाला ड्रिंक पेश किया। जिमी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। जिमी वैलेंटाइन की रिहाई के 1 हफ्ते बाद एक चोरी हुई जिसमें बैंक से $800 निकाले गए। फिर
अगले हफ्ते एक और चोरी में $1500 गायब हुए। उसके बाद 3 हफ्ते बाद एक और बैंक की एक पुरानी बनावट की तिजोरी में से $5000 गायब हुए। बढ़ती हुई चोरियों पे बेन प्राइस की नज़र पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि इन सभी चोरियों को करने का तरीका एक ही था। टूटी हुई तिजोरियों को ध्यान से देखने के बाद बेन प्राइस ने कहा, ये शर्तिया जिमी का काम है। लगता है वो फिर वापस धंधा करने लगा है कि सफाई से नंबरदार ताले की घुंडियां घुमा कर उखाड़ी हैं, मानो गीली मिट्टी में से कोई मूली उखाड़ रहा हो। और सिर्फ एक सुराख करके तिजोरी का दरवाज़ा खोल पाना, ये तो सिर्फ जिमी वैलेंटाइन का ही काम है। ऐसा औजार सिर्फ उसी के पास है। वैलेंटाइन को तो मैं पकड़ कर ही रहूँगा और अब की बार उसे पूरी सज़ा काटनी होगी। बेन प्राइस जिमी वैलेंटाइन की आदतों से वाकिफ़ था। अकेले चोरी करना, काम करके जल्दी से भाग जाना और संभ्रांत लोगों का साथ, ये सब जिमी की ऐसी आदतें थीं जिनसे वो कानून से बचने में हमेशा सफल हो जाता था। एक दिन जिमी वैलेंटाइन अपना सूटकेस लिए हुए रेलवे लाइन से 5 मील दूर एक छोटे से शहर, जिसका नाम एल्मोर था, वहां डाक गाड़ी में बैठकर पहुंचा। अपना सूटकेस उठाए वो एक होटल की तरफ चला जा रहा था। तब तक एक युवती सड़क पार करके आई और उसके बगल से गुजरती हुई पीछे की बिल्डिंग में चली गई। उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा था एल्मोर बैंक। लेकिन वो युवती जब उसके पास से गुजरी तो जिमी ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और वो भूल गया कि वो कौन था। उसी पल वो एक नया इंसान बन गया। युवती ने अपनी नज़रें झुका ली और उसका चेहरा लाल हो गया। उस छोटे शहर में जिमी की शक्ल, सूरत और स्टाइल वाले लोग कुछ कम ही दिखते थे। बैंक की सीढ़ियों के पास एक लड़का यूं ही टहल रहा था। जिमी ने उसे रोका और शहर के बारे में तमाम सवाल पूछने शुरू किए। कुछ देर बाद वो युवती बैंक से निकली और चलती चली गई। जिमी ने लड़के से पूछा, अरे क्या ये मिस पॉली सिम्पसन है? नहीं, ये तो मिस एनाबेल एडम्स हैं, लड़का बोला। ये बैंक इन्हीं के पिता का है। जिमी वहाँ से सीधे एक होटल में गया और रैल्फ डी स्पेंसर के नाम से एक कमरा बुक किया। उसके बाद वो वहीं क्लर्क से बातचीत करने लगा और कहने लगा, मैं कुछ काम करने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ और उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यहाँ जूतों का व्यापार कैसा है? जूते की दुकानें कितनी हैं यहाँ पे? तो उस क्लर्क ने, जो जिमी की अदा पर फिदा था, कहा कि जनाब, जूते की दुकान तो ऐसे कोई नहीं है यहाँ पे। जो अन्य सामान की दुकान होती है उसी में एक तरफ जूते रख दिए जाते हैं, वहीं से बिकते हैं। उसने कहा, मिस्टर स्पेंसर, उम्मीद है कि आप एल्मोर शहर में रुकेंगे और यहीं रह जाएंगे। यहाँ के लोग भले हैं और यहाँ रहने में आपको अच्छा लगेगा। मिस्टर स्पेंसर ने कहा कि वो कुछ दिन रुककर इस शहर का मुआयना करेंगे और फिर तय करेंगे। ये कहकर वो अपना सूटकेस खुद ही उठाकर अपने कमरे की तरफ चले गए। जिमी वैलेंटाइन के वजूद की राख से जन्मा रैल्फ डी स्पेंसर, वो राख जो प्यार की एक भड़कती चिंगारी से बनी थी, एल्मोर में ही रुक गया और उसने वहाँ एक जूते की दुकान खोल ली। काम चल निकला और कुछ ही दिनों में उस शहर के लोग उसे जानने लगे। मिलनसार होने के कारण उसके कई दोस्त भी बन गए और मिस एनाबेल एडम्स से मिलने की उसकी दिली तमन्ना भी पूरी हो गई। सिर्फ एक ही साल में वो वहाँ का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसकी दुकान बढ़िया चल निकली और 2 ही हफ्ते में एनाबेल से उसकी शादी होने वाली थी। एनाबेल के पिता मिस्टर एडम्स को वो बहुत पसंद था और उनके और एनाबेल के बहन के परिवार में जिमी ऐसे घुल मिल गया था मानो वो उन्हीं के परिवार का एक सदस्य हो। और एनाबेल जिमी को जितना प्यार करती थी
उतना ही उस पर गर्व करती थी। एक दिन जिमी ने एक पत्र लिखकर एक सुरक्षित पते पर अपने दोस्त के नाम भेजा। पत्र में उसने लिखा, दोस्त, बुधवार की रात 9 बजे तुम लिटिल रॉक में सलिवन के यहाँ पहुँच जाना। मैं अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अपने औजारों का सूटकेस मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूँ। ऐसे औजार तुम्हें $1000 देने पर भी नहीं मिलेंगे, ये तो तुम जानते हो। मुझे अपना पुराना धंधा छोड़े हुए 1 साल हो गया है। अब मेरी एक अच्छी सी दुकान है और मैं ईमानदारी से जीवन बिता रहा हूँ और दुनिया की सबसे शरीफ लड़की से 2 हफ्तों में मेरी शादी होने वाली है। अब कोई मुझे $1,00,000 भी दे तो भी मैं किसी की 1 पाई भी नहीं छूऊंगा। शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने में सुदूर पश्चिम में चला जाऊंगा, जहां मेरे पिछले गुनाहों की पहुंच ना हो। बिली, वो किसी फरिश्ते की तरह है और मुझे बहुत चाहती है। अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। देखो, पहुंच जाना ज़रूर। मैं अपना सूटकेस लेके आऊंगा, जिमी। सोमवार की जिस रात जिमी ने यह खत लिखा, उसी रात इंस्पेक्टर बेन प्राइस एक घोड़ा गाड़ी से एल्मोर पहुंचे और वहां पूछताछ शुरू की और जल्द ही उसे वो जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। जूते की दुकान की दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी ओर एक दुकान से उसने जूते की दुकान का नज़ारा देखा और रैल्फ टी स्पेंसर को अच्छी तरह देखा और पहचाना और कहा, जिमी, वाह, बैंकर की बेटी से शादी करने जा रहे हो। बुधवार की सुबह जिमी ने एडम्स परिवार के साथ नाश्ता किया। वो लिटिल रॉक जा रहा था अपनी शादी के सूट का ऑर्डर देने और एनाबेल के लिए कोई खूबसूरत तोहफा खरीदने। नाश्ते के बाद पूरा परिवार बैंक की ओर चला और रास्ते में जिमी ने लपक के अपना सूटकेस भी उठा लिया। बैंक के पास ही घोड़ा गाड़ी खड़ी थी जो तैयार थी जिमी को रेल स्टेशन ले जाने के लिए। मिस्टर एडम्स, एनाबेल, उसकी बहन और बहन की 2 छोटी प्यारी बच्चियां, 9 साल की मे और 5 साल की एगाथा, जिमी, ये सब लोग बैंक में घुसे और नक्काशीदार लकड़ी के कटघरे की तरफ से होते हुए अंदर वाले कमरे में गए। अंदर वाले कमरे में एक नई तिजोरी और तहखाना लगाए गए थे। तहखाना हालांकि छोटा था, मगर उसका नया दरवाज़ा बिल्कुल चमचमा रहा था और उसमें स्टील की 3 मोटी मोटी चिटकनियाँ लगी थीं जो हैंडल घुमाते ही एक ही झटके में बंद हो जाती थीं। इसके अलावा उसमें समय के अनुसार चलने वाला एक नंबरदार ताला भी था। मिस्टर एडम्स बड़े शान से वो तिजोरी और तहखाने का दरवाज़ा और उसके काम करने का तरीका रैल्फ को दिखाने लगे, लेकिन रैल्फ ने उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, दोनों बच्चों को उसके चमकीले हैंडल और घुंडियाँ बड़े मज़े के लग रहे थे। इसी बीच बेन प्राइस टहलता हुआ बैंक में घुसा और बड़े इत्मीनान से कोहनी टिका कर एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से उसे लकड़ी के कटघरे और सलाखों के अंदर वाला कमरा साफ दिखाई दे रहा था। टेलर के पूछने पे उसने बताया कि वो उसे यहाँ कोई काम नहीं था, वो तो सिर्फ एक परिचित का इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक औरतों की चीख सुनाई दी। बड़े लोग देख भी नहीं पाए थे कि कब 9 साल की मे ने 5 साल की एगाथा को तहखाने में बंद कर दिया था और जैसा उसने मिस्टर एडम्स को करते हुए देखा था वैसे ही हैंडल घुमाकर नंबरदार ताले की घुंडी भी घुमा दी थी। मिस्टर एडम्स ने फौरन उसको खोलने की कोशिश करी, जोर जोर से, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, इसको खोलना नामुमकिन है, अभी तक तो इसके दरवाजे के नंबर और समय भी सेट नहीं हुआ था। एगाथा की माँ की चीख निकल गई। सब लोग शांत रहें, मिस्टर एडम्स ने कहा और एगाथा को आवाज़ दी। तहखाने के अंदर से एक आतंकित बच्चे की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आई।
अरे मेरी गुड़िया दर्द से मर जाएगी, वो डर से मर जाएगी। कोई कुछ करो। अरे आप में से कोई कुछ नहीं कर सकता क्या? तोड़ डालो, दरवाजा खोलो। उसकी माँ ने बिलखते हुए कहा, लिटिल रॉक ये सबसे पास वो ऐसा शहर है जहाँ से कोई आ सकता है इस तिजोरी का दरवाज़ा खोलने, मिस्टर एडम्स ने कहा, लेकिन इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। हे भगवान स्पेंसर, क्या करें? ये नन्ही बच्ची इस तहखाने में ज़्यादा देर नहीं रह पाएगी, मिस्टर एडम्स ने कहा। वहाँ पर्याप्त हवा भी नहीं है और कहीं डर के मारे उसे फिट ना पड़ने लगे। एगाथा की माँ अब तक पागलों की तरह दरवाजे को पीट रही थी। किसी ने कहा शायद डायनामाइट से काम बने। एनाबेल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रैल्फ की तरफ देखा। कुछ करो रैल्फ। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पीड़ा थी पर निराशा नहीं। एक औरत को कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लगता जो वो आदमी ना कर पाए जिसे वो प्यार करती हो। कुछ करो ना रैल्फ, उसने कहा। रैल्फ उसे देखकर एक अजीब ढंग से मुस्कुराया और उसने कहा, एनाबेल ज़रा मुझे वो गुलाब दो जो तुमने अपने लिबास में लगा रखा है। एनाबेल को ये कुछ अटपटी सी बात लगी, मगर उसने बिना कुछ बोले वो गुलाब निकाल कर रैल्फ को दे दिया। रैल्फ ने उसे अपने जैकेट की जेब में खोसा, फिर उसने अपना कोट उतार के एक ओर फेंका, अपनी बाहें मोड़ी और इस एक हरकत से वो फिर से जिमी वैलेंटाइन बन गया। सब लोग दरवाजे से दूर हट जाएं, उसने कहा। इसके बाद उसने अपना सूटकेस उठाकर मेज पर रखा और पूरा सपाट करके खोल दिया। फिर उसने उसमें से चमचमाते औजार निकाल कर तरतीब से रखना शुरू किया और जैसा हमेशा करता था सीटी बजाते हुए काम में जुट गया। बाकी लोग चुपचाप खड़े उसे देखते रहे, बिना हिले डुले, मानो किसी मंत्र से वशीभूत हों। 1 मिनट में जिमी की ड्रिल मोटी स्टील को मक्खन की तरह छेदने लगी और 10 मिनट में अपने काम का ही एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए उसने वो हैंडल घुमा के वो तीनों चिटकनियाँ खोल दी और तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। एगाथा की माँ ने लपक के अपनी बेटी को उठा लिया जो अब तक निढाल हो चुकी थी पर सुरक्षित थी। जिमी ने चुपचाप अपना कोट पहना और लकड़ी के कटघरे के बाहर बैंक के दरवाजे की ओर चल दिया। पीछे से एक पहचानी आवाज़ बहुत दूर से जैसे आई, रैल्फ, मगर वो न रुका न मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलता चला गया। दरवाजे पर उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। जिमी ने कहा, हेलो बेन, आखिर तुम पहुंच ही गए। चलो चलें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब बेन प्राइस ने एक अजीब व गरीब हरकत की। उसने कहा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर स्पेंसर, मैं तो आपको पहचानता तक नहीं। बाहर जाइए, आपकी घोड़ा गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। और ये कहकर बेन प्राइस मुड़ा और इत्मीनान से वहाँ से चला गया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ओ हेनरी की एक और विडंबनापूर्ण कहानी थी ये, और एक ऐसे मोड़ पर आके ख़त्म होती है जहाँ आप अचंभित तो होते ही हैं। हो सकता है आपके जहन में भी वो ख्याल आया हो जो मुझे आया कि इस वक्त जिमी के दिमाग में क्या गुजर रहा होगा। क्या लगता है आपको? ला 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 ला